हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम NT-UGC नेट नवंबर 2020 का पेपर जो है सोल्व करने जा रहे हैं। ये लेक्चर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट में हमने 1 से 25 जो क्वेश्चन हैं आपके सोल्व किए थे। अब जो है हम 26 से लेकर 50 क्वेश्चन यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मंद्र किसका लक्षण है? ताल का, वर्ण का, गीति का या फिर जाति का? तो इसका राइट आंसर है जाति। जाति आपने पढ़ा होगा जाति गायन। आज के समय में क्या होता है, राग गायन होता है, रागों को गाया जाता है। इसी तरीके से प्राचीन काल में जाति गायन होता था और जातियों को गाया जाता था। तो ज़्यादा अंतर नहीं है। आज के टाइम में हम इन्हीं जातियों को राग के नाम से जानते हैं और पहले राग और जाति की परिभाषा की बात की जाए तो भी वो एक जैसी ही है। तो जाति गायन के जो थे वो 10 लक्षण माने गए थे। उन 10 लक्षणों में से ये एक लक्षण था मंद्र। तो 10 लक्षणों के मैं आपको नाम बता दूं। ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पतव, बहुतव, षाढ़व, ओढ़तव, मंद और तार। मंद्र का अर्थ क्या था? तो जाति गायन में प्रत्येक जाति की मंद्र स्थान में एक निश्चित सीमा होती थी। मंद्र का मतलब था यहाँ पे मंद्र सप्तक से। तो जब जाति गायन गाया जाता था तो प्रत्येक जाति की एक जो है निश्चित सीमा होती थी। कैसे? गायकों को इसी सीमा के अंदर ही रहकर गाना पड़ता था। जैसे मंद्र सप्तक में ही रहकर गाना पड़ता था, लेकिन मंद्र सप्तक में क्या क्या गाया जाता था? अंश, न्यास और उपन्यास के स्वर जो थे आपके मंद्र सप्तक में गाए जाते थे। अंश स्वर, प्राचीन काल की बात करेंगे तो अंश स्वर वो था जिस स्वर का राग में बार बार प्रयोग किया जाता है। न्यास स्वर की बात की जाए प्राचीन काल के अनुसार ही तो वो स्वर था जिस पर राग की समाप्ति होती थी। और उपन्यास स्वर वो था जो गीत के मध्य का पार्ट होता है, हिस्सा होता है। ठीक है। तो ये जो अंश, न्यास और उपन्यास स्वरों तक ही जो है मंद्र सप्तक में जाति को गाया जाता था। अब बात करते हैं ये 3 ऑप्शन जो आप फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं ताल। ताल के जो है 10 प्राण थे। काल, क्रिया, कला, मार्ग, अंग, यति, ग्रह, प्रस्तार, लय, जाति। इस कारण से फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। वर्ण की बात की जाए तो वर्ण के जो है 4 प्रकार होते हैं। स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। गीति की बात की जाए तो गीति आपकी 5 है। शुद्ध, भिन्न, गौड़, बेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिग्रहणिका, स्थायी भंजनी, रूपक भंजनी किसके भाग हैं? रूप का लाप, रागालप्ति, रागालाप, स्वस्थान, नियम। तो फर्स्ट आंसर ही सही है, रूप का लाप। रूप का लाप के जो है 2 भेद थे। ठीक है। प्रतिग्रहणिका और भंजनी। प्रतिग्रहणिका में क्या था? यदि राग में आविर्भाव और तिरोभाव करके प्रत्येक बार हर बार यानी कि राग के बोलों को ग्रहण किया जाए। देखो, प्रति का मतलब क्या है? प्रत्येक। ग्रहणिका का मतलब है ग्रहण करना। तो राग में आविर्भाव और तिरोभाव करके प्रत्येक बार यानी कि हर बार राग के बोलों को ग्रहण किया जाए, वो था आपका प्रतिग्रहणिका। अब बात करते हैं भंजनी की। इसके 2 प्रकार थे, स्थायी भंजनी और रूपक भंजनी। तो स्थायी भंजनी में क्या था? यदि गीत की किसी पंक्ति को लेकर उसके स्वरों को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाए। मान लो एक लाइन है और उस लाइन को ही अलग अलग स्वरों से गाना, वो आपका स्थायी भंजनी कहलाता है। और बात करते हैं रूपक भंजनी की। जब पूरे गीत को स्थायी भंजनी के समान ही गाया जाता है तो वह आपका रूपक भंजनी कहलाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। एक बार नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, रागालप्ति। इसमें क्या होता है? इसमें स्वरों के प्रयोग से राग का जो है तिरोभाव किया जाता है और फिर वापस आविर्भाव किया जाता है। इसमें स्वस्थान के नियमों का पालन भी किया जाता है। और रागालप्ति ताल में ताल से बंधी हुई नहीं होती परंतु लय में बंधी हुई होती है। थर्ड ऑप्शन है रागालाप। इसमें क्या होता है? किसी गीत के गाने से पहले जो आलाप किया जाता है वो आपका रागालाप कहलाता है। स्वस्थान नियम होता है आलाप गाने के अंतर्गत प्राचीन समय में कुछ नियम निश्चित किए गए थे। तो इन नियमों के अनुसार ही जो है आलाप को गाया जाता था। तो आलाप के नियमों को हम कह सकते हैं कि स्वस्थान नियम। 28 क्वेश्चन देखते हैं। सा रे नी सा, नी धा मा पा गा मा गा किस राग को दर्शाता है? देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस करने में सबको जो है प्रॉब्लम आती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमें रागों की जो नॉलेज है वो बहुत कम है, या फिर
हमें कुछ ही राग जो इम्पोर्टेंट होते हैं हम उनको रट लेते हैं। तो आपको रागों को समझना है, राग में क्या है, किस तरीके के स्वर लगते हैं। आपको जब तक ये पहचान नहीं होगी तब तक आप इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रागों के बारे में पढ़िए, उनके परिचय जानिए, रागों को जानिए, फिर ये क्वेश्चंस जो करना है आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि जो आपके स्वर शुद्ध, कोमल, तीव्र कौन कौन से लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम कोमल और तीव्र स्वर देखेंगे। रे धा कोमल लग रहा है और मा तीव्र लग रहा है। ठीक है, तो ललित सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ ललित राग। ललित राग में क्या होता है, ये पूर्वी थाट से उत्पन्न राग है। इसमें भी क्या होता है कि रेधा कोमल लगते हैं और म तीव्र लगता है। अब जैसे कि आप देख रहे हो रेधा कोमल है, म तीव्र भी है, तो इस हिसाब से तो ये क्या नाम है, ललित राग हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ललित राग की एक खास बात है कि इसमें प स्वर जो है वर्जित है। तो आप देख रहे हो कि प स्वर जो है इसमें दिया हुआ है, तो इट मीन्स ललित राग आपका नहीं होगा। सेकंड है आपका बिहाग राग। बिहाग राग बिलावल थाट से उत्पन्न राग है और बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, तो इसका मतलब बिहाग राग भी नहीं है। अब बात आती है बसंत राग की। अब बसंत राग भी पूर्वी थाट से है। पूर्वी थाट में आपका क्या होता है, रेधा कोमल और म तीव्र, तो इसका मतलब बसंत राग जो है हो सकता है। लेकिन बसंत राग में क्या होता है कि रे और पा जो है आरोह में वर्जित रहते हैं। ठीक है, और अवरोह के समय सभी स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें रे स्वर का भी प्रयोग हो रहा है, रे का भी हो रहा है और हाँ प का भी हो रहा है, तो इस कारण से आपका ये भी राग नहीं होगा बसंत। अब रह गया परस। परस राग में क्या होता है, पूर्वी थाट से, ये भी पूर्वी थाट से ही उत्पन्न राग है। रेधा कोमल म तीव्र तो रहेगा ही रहेगा, तो ये राग हो सकता है। और इसके आरोह में क्या होता है, रे स्वर कोमल होता है। अवरोह में तो प्रयोग किया जाता है लेकिन आरोह में नहीं होता। ठीक है, और अवरोह में सातों ही सातों स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो इट मीन्स ये परस राग है। 29th क्वेश्चन, कोट किसे कहते हैं? स्वरों को 4 बार दोहराया जाना, 2 या 2 से अधिक स्वरों को एक साथ गाया बजाया जाना, आरोही स्वर में गति को धीमा रखना, एक मात्रा में 8 स्वरों को बजाया जाना। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट है, 2 या 2 से अधिक स्वरों को एक साथ बजाया जाना आपका कोट कहलाता है। राग नायकी कारणा में कौन सा सही नहीं होता? थाट काफ़ी, जी बिल्कुल, नायकी कारणा राग जो है वो काफ़ी थाट से उत्पन्न राग है। काफ़ी थाट में क्या होता है, सॉरी ये ऑप्शन तो राइट है। ठीक है, थाट काफ़ी से उत्पन्न राग है। काफ़ी थाट में क्या होता है, गण स्वर कोमल लगते हैं। पवादी रे संवादी। पवादी का मतलब है ये इसमें वादी स्वर का मतलब होता है जिस स्वर का राग में सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया जाता है वो आपका वादी स्वर होता है। तो ये ऑप्शन गलत है आपका, क्योंकि इस राग में प वादी नहीं है, म वादी है और सा संवादी है। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट बनेगा। हमें ये बताना है कि कौन सा प्रयोग नहीं होता। रेपा संगति है, बिल्कुल ठीक बात है। जाति जो है शाड़व शाड़व है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें ध स्वर जो है वर्जित रहता है। अगर गायन समय की बात की जाए तो इसको राग को रात्रि के दूसरे पैर में गाया जाता है। ठीक है, फारसी भाषा में राग दर्पण का जो अनुवाद है किसके द्वारा किया गया है? आचार्य बृहस्पति, रामा माते, फ़कीरुल्लाह, राजा नवाब अली। तो इसका राइट आंसर है फ़कीरुल्लाह। कौन सा राग तोड़ी थाट से संबंधित है? मुल्तानी, भोपाली तोड़ी, बिलासखानी तोड़ी, मालकोस। तो इसका राइट आंसर है मुल्तानी, क्योंकि मुल्तानी जो राग है आपके तोड़ी थाट से उत्पन्न राग है। भोपाली तोड़ी, बिलासखानी तोड़ी, मालकोस राग जो है आपके भैरवी थाट से उत्पन्न राग है, तीनों के तीनों ही। तेनक का संबंध है टप्पा से, तराना से, प्रबंध से और ख्याल से। तो तेनक का जो संबंध है वो प्रबंध से है। ठीक है, प्रबंध की जो है 4 धातुएं मानी गई हैं और 6 अंग माने गए हैं। प्रबंध के 6 अंगों के नाम है स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और तान। तेनक का क्या नाम है? तेनक जो है एक अंग है, तो इस कारण से प्रबंध में आता है ये। इस अंग के अंतर्गत क्या होता है? तेनक अंग के अंतर्गत ओम, तत्, स्तर, हरि, ब्रह्म आदि शुभ शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है तेनक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रंथकार ने प्रथम बार भारत के 2 विकृत स्वरों के स्थान पर 12 विकृत स्वरों का निरूपण किया है? वेंकटमुखी, मतंग, शारंगदेव या फिर अहोबल। तो इसका राइट आंसर है शारंगदेव। हिंदुस्तान संगीत पत्ती का शुद्ध दैवत स्वर
कर्नाटक पद्धति में इस नाम से जाना जाता है? शुद्ध, कैशिकनी या फिर षटश्रुतिक ध, कोमल ध, शुद्धनी या फिर चतुश्रुतिक ध? तो इसका राइट आंसर है आपका शुद्धनी या चतुश्रुतिक ध। ये क्वेश्चन 100% आपका एग्ज़ाम में रहता ही रहता है, नेट के एग्ज़ाम में। तो ये इस टाइप के का जो क्वेश्चन है आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। टॉपिक है हिंदुस्तानी और कर्नाटक स्वरों के नाम। जब किसी वस्तु में मुक्त कंपन एवं प्रेरित कंपन की आवृत्ति एक समान हो जाती है तो उसे कहते हैं सुसंवाद, अनुनाद, अनुरण, प्रतिध्वनि। तो इसका राइट आंसर है अनुनाद। प्राचीन श्रुति स्वरवस्था में यदि गंधार स्वर मध्यम की 2 श्रुति ले लेता है तो वो कहलाता है विकृत गंधार, शुद्ध गंधार, अंतर गंधार या फिर कोमल गंधार। तो इसका राइट आंसर है अंतर गंधार। देखो प्राचीन श्रुति स्वरवस्था जो है मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। जैसे कि आपको पता है 4, 7, 9, चौथी श्रुति पर क्या था? सा, 7वीं पर रे, 9वीं पर ग, म, प, ध, नी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़िए। यदि गंधार स्वर मध्यम की 2 श्रुति ले ले, पहले तो देखिए ग से म की जो है आपकी 4 श्रुतियाँ होती हैं। गंधार ने म स्वर से 2 श्रुतियाँ ले ली, यानी कि ठीक है 11वीं श्रुति पर आपका जो होगा वो क्या होगा? अंतर गंधार कहलाता था प्राचीन काल में। ठीक है, भरतकालीन मध्यम ग्राम की स्वरवस्था में यह होता था। ऋषभ स्वर 7वीं से 6ठी यानी कि 1 श्रुति नीचे, पंचम स्वर 17वीं से 16वीं 1 श्रुति नीचे, और गंधार स्वर 9वीं से 10वीं 1 श्रुति ऊपर, पंचम स्वर 17वीं से 15वीं 2 श्रुति नीचे। तो पंचम स्वर अंतर था एक मध्यम ग्राम में कि षड्ज ग्राम की बात की जाए तो जो प था वो 7वीं श्रुति पर था, और मध्यम ग्राम में बात की जाए तो वो प स्वर जो था वो 16वीं श्रुति पर था। एक ही श्रुति का अंतर था षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम में, बाकी श्रुतियाँ सेम रही थी। तो इस कारण से पंचम स्वर 1 श्रुति नीचे। किस ताल में खाली नहीं है? शिखर, पंचम स्वारी, धमार, प्रोदस्त। तो शिखर ताल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या स्तार पर नहीं बजाया जाता है? मीण, कृंतन, जमजमा, फर्दगत। तो इसका 4th ऑप्शन राइट है। गामा पा नि सा नी पा ये मीण है, धा नी धा पा गामा गा स्वर संगति निम्न राग को दर्शाता है? मारू बिहाग, बिहागड़ा, बिहाग, शंकरा। तो इसका राइट आंसर है आपका बिहागड़ा। मियाँ अचपल किस घराने के संस्थापक माने जाते हैं? घराने से क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप का। तो आगरा, मेवाते, बिहाग या फिर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। किस राग को देश एवं बागेश्वरी दोनों अंग से प्रस्तुत किए जाने की परंपरा है? रागेश्वरी, झंझोटी, गोरख कल्याण, जयजयवंती। तो इसका राइट आंसर है जयजयवंती। 9 तारों वाली वीणा का नाम क्या है जिसका उल्लेख रामायण में किया जाता था? स्वरतंत्रिका, विपंची, नवतंत्री या फिर चित्रा। तो नवतंत्री इसका राइट आंसर है। प्राचीन संगीत वाद्य का सर्वाधिक सरल स्वरूप है? एक तारा, त्रितंत्री, वीणा, लकड़ी की छड़ियाँ या फिर ढोलक। तो इसका राइट आंसर है लकड़ी की छड़ियाँ। उस ध्रुव और चल वीणा में कितने तार थे जिन पर शारंग देव ने श्रुति स्वर स्थान का विश्लेषण किया था? तो 7, 22, 12, 22, 22, 22, 66, 22। तो इसका राइट आंसर है 22, 22। प्राचीन श्रुति प्रणाली में मध्यम स्वर की कितनी श्रुतियाँ हैं? 2, 3, 4 या फिर 6। तो प्राचीन स्वर श्रुति प्रणाली में मध्यम स्वर की जो थी आपकी 4 श्रुतियाँ थी, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि वैदिक मंत्रों में गायक को जो है किस नाम से जाना जाता था? सामक, स्तोप, स्तोम, प्रतिहर्ता। तो साम गायक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल के 10 प्राणों की श्रृंखला में नहीं है? ताल के 10 प्राणों में से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो ये टॉपिक भी आप बहुत अच्छे से करें। मार्ग, यति, हुमफित, क्रिया। तो हुमफित जो है गमक है, ताल के 10 प्राणों में नहीं आता। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीणा पर स्वर स्थान निर्देश के समय अहोबल ने कितने शुद्ध और विकृत स्वरों का उल्लेख किया? 7 शुद्ध, 5 विकृत, 7 शुद्ध, 7 विकृत, 8 शुद्ध, 7 विकृत, 8 शुद्ध, 13 विकृत। तो इसका राइट आंसर है 7 शुद्ध और 5 विकृत। टोटल इन्होंने 12 स्वर जो है बताए। थैंक यू।